हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश में हमारी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसको हम पूरी की पूरी एक वीडियो में ख़त्म करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है हमारा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे जो है मैंने कुछ स्मॉल पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं की फ़ोटो लेके मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में ऐड की हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के हमारे राइटर जो है वो है जेम्स हैरियट, और वो भी हमारे इस पूरी की ये जो पूरी स्टोरी है उसका एक पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो ट्रिकी ओवरफेड लुक्स इल। ट्रिकी है वो मिसेस पम्फ्री का डॉग है। मिसेस पम्फ्री यानी कि उसकी मालकिन है, और वो उसको इतना ज़्यादा ओवर फीड करती है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और वो बीमार सा लगने लगता है। तो जो हमारे डॉक्टर हैरियट थे, यानी जो हमारे जेम्स हैरियट थे, वो एक वेटरनरी सर्जन थे। तो जब उन्होंने उस ट्रिकी को देखा तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उसकी जो आंखें थी बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी, और जो उसकी जीभ थी, जो उसकी टंग थी, वॉज हैंगिंग आउट। वो उसने बाहर निकाले। जैसे हमारे डॉग्स हमें देखने मिलते तो ज़्यादातर उनके बाहर ही होते, पर कभी तो अंदर होती है ना, उसकी बाहर ही देखने को मिल रही थी। देन है हमारा पॉइंट्स आउट टू मिसेस पम्फ्री। अब वो ये बात जो है मिसेस पम्फ्री को बताते हैं। कौन बताता है? हमारे मिस्टर हैरियट, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो हमारे मिसेस पम्फ्री को बताते हैं कि उसको ओवरफेड अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। मिसेस पम्फ्री थॉट द डॉग सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। जो मिसेस पम्फ्री थी, फिर उनको लगने लगा कि कहीं वो उसको माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, तो इसलिए वो उसको ओवरफीड करती रही, बल्कि उसको और ज़्यादा खाना खिलाने लगी। गेव द डॉग मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। अब उन्होंने सोचा कि माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, तो उन्होंने डॉग मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल ये सब भी देना शुरू कर दिया। और नो एक्सरसाइज भी नहीं कर रही थी। जो हमारा डॉग था एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा खाए जा रहा था। अब इतना ज़्यादा खाएगा तो बीमार तो ऑब्वियसली पड़ेगा ना। ट्रिकी जो था वो एक दिन खाना खाना बंद कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगने लगती है। डॉक्टर फोर्सेस मिसेस पम्फ्री टू हॉस्पिटलाइज दी डॉग। अब जो हमारे डॉक्टर थे मिस्टर जेम्स हैरियट, तो उनको कहते हैं कि इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज का मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। द थॉट ऑफ सेपरेशन अनबियरेबल टू मिसेस पम्फ्री। अब मिसेस पम्फ्री को जो है बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है कि जो उनका डॉग है ट्रिकी, वो उनसे दूर हो जाएगा। अब जो ट्रिकी है वो हमारा हॉस्पिटल चला जाता है। इन द क्लिनिक ट्रिकी लुक्स एट नॉइसी पैक ऑफ डॉग्स। जो ट्रिकी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, उनकी तरफ वो देखता है। बट इट रिमेन्स डल मोशनलेस इग्नोर्ड बाय अदर डॉग्स। वो जो है बहुत ज़्यादा डल रहता है, बहुत ज़्यादा मोशनलेस रहता है, किसी भी तरह की हलचल नहीं मचाता है। तो उसको जो बाकी के डॉग्स थे वो इग्नोर कर देते हैं कि कैसा है, बिल्कुल ऐसे कुछ हलचल भी नहीं मचा रहा है हमें देख के। अब बात आती है ट्रिकी के ट्रीटमेंट की। जो हमारे जेम्स हैरियट थे, उन्होंने उसको फर्स्ट डे सिर्फ पानी में निकाला था। उसको फर्स्ट डे कुछ भी खाने को नहीं दिया था। उन्होंने 2 दिन तक उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। देन थर्ड डे, जो हमारा तीसरा दिन था, उस दिन जो हमारा डॉग था वो थोड़ा जो है अपने आप में हेल्दी महसूस कर रहा था बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। और जो हमारे जेम्स हैरियट थे, उनको जो है रिकवरी के साइन थोड़े थोड़े दिखने लगे थे। अब जो हमारा ट्रिकी डॉग था वो बिकम्स फ्रेंडली विद अदर डॉग्स, लुक्स एक्टिव। वो बाकी डॉग्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहने लगा। उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी, वो रिकवर कर रहा था। कीप्स ऑन रिंगिंग डजन टाइम्स सेंड। अब जो हमारी मिसेस पम्फ्री थी वो इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, अब उससे जो है वो कभी दूर रही नहीं है। तो जो हमारी मिसेस पम्फ्री थी, वो हमारे जेम्स हैरियट को, हमारे जो डॉक्टर हैं, उनको जो है बार बार फ़ोन कर देती। दिन में बहुत ज़्यादा बार फ़ोन कर देती, वो सिर्फ ट्रिकी को लेकर। फिर जब उन्हें पता चला कि वो थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, तो उन्होंने जो है उसके लिए एग्स और वाइन, ब्रांडी, ये सब जो है भेजना शुरू कर दिया। अब क्योंकि जो हमारे जेम्स हैरियट थे वो उसको नहीं खिला सकते थे, क्योंकि वो फिर से ओवरफीड होकर फिर से वैसी हालत में पहुंच जाएगा। वो सब जो था हॉस्पिटल का स्टाफ उसको कंज्यूम कर लेता था, उसको खा लेता था। फिर जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स हैरियट, तो उन्हें लगा कि अब जो है ये रिकवर कर चुका है, उसको बाकी की रिकवरी अपने घर पे करनी चाहिए। तो वो जो है मिसेस पम्फ्री को कहते हैं कि आप वो उनको लेके जा सकते हो। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो अपने डॉग ट्रिकी को लेने आती है।
एक्सक्लेम्स दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जब वो जा रही होती है कार में अपने डॉग को लेकर, तो फिर वो बाद में कह के जाती है कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की जीत हुई। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा द थीव स्टोरी। इसके राइटर हैं हमारे रस्किन बॉन्ड। सो स्टोरी क्या है? द नरेटर, अ यंग बॉय ऑफ 15, अ थीव, चेंजेस हिज नेम फ्रीक्वेंटली। अब एक यंग बॉय है जिसकी एज 15 ईयर्स है, वो चोर है, थीफ है, चोरी करता है और अपने नाम को हर महीने बदलते रहता है। Tells the story of his relationship with an elderly person, Anil, a writer. Tells Anil his name as Hari Singh flatters him to get a job. अब जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि एक बार जो हमारा अनिल होता है वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तभी जो चोर होता है जो कि अपना नाम जो है हरी सिंह बताता है, वो उसके पास आता है, उसको कहता है कि उसको जॉब चाहिए। देन जो हमारे अनिल होते हैं वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें जो है खाना बनाना आता है क्या? तो वो कहता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम जो है कुकिंग करता है, खाना बनाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो इसलिए जो अनिल होता है वो उसको स्ट्रे डॉग्स यानी गली के कुत्तों को खिलाना पड़ जाता है। अब जो अनिल होता है वो उसकी देख के कि भाई हाँ उसको कुकिंग नहीं आती, लेकिन उसने कहा था कि कुकिंग आती है, तो उसने जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और उसको कहा कि वो उसको खाना बनाना, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ सिखा देगा। मेक्स टी फॉर अनिल, गोज टू द मार्केट टू बाय द डेज सप्लाईज। अब जो हमारा हरी सिंह था जो चोर था वो अनिल के लिए चाय बनाता था और मार्केट से जो भी सामान लाना होता था तो वो वही काम करता था। बिगन्स टू कीप बैक अ रुपी और सो। अब वो जब भी मार्केट जाता था तो जो एक कुछ पैसे बचते थे तो उनमें से 1-2 रुपया जो था वो रख लेता था अपने पास। अनिल डज नॉट सीम टू माइंड केयरफुली बाय नेचर। अब क्योंकि अनिल का जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, तो इस वजह से वो अनिल को कुछ नहीं कहता, तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था। अब फिर एक दिन क्या होता है, जो अनिल होता है वो नोट्स की गड्डी के साथ यानी कि पैसों की गड्डी के साथ जो है एक छोटा सा बंडल होता है, तो एक दिन वो उनके साथ आता है और वो उन पैसों को जो है अपने मैट्रेस के नीचे जो है रख देता है। वो छुपाता भी नहीं है कि मेरे घर में कोई है तो मैं ऐसे नहीं रखूँ, वो मैट्रेस के नीचे जो है बस रख देता है। द नरेटर गेट्स टेम्प्टेड, जस्टिफाइज हिमसेल्फ फॉर द रॉबरी। अब जो हमारे मिस्टर चोर है, हमारे जो मिस्टर थीफ हैं, तो वो जो है उन पैसों को देख के बहुत ज़्यादा बेचैन से हो जाते हैं और वो जो है अपनी चोरी के लिए निकल पड़ते हैं, उनको जो है अपनी चोरी फिर से सूझने लगती है। गेट्स नो पे अनिल वुड वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स एक्सेट्रा। द नरेटर कमिट्स दिस रॉन्ग एक्ट, टेक्स अवे द मनी एट नाइट, रीचेज दिस स्टेशन। फिर एक रात जब हमारे अनिल जी होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो जो हमारा चोर होता है जो हरी सिंह होता है वो उनकी मैट्रेस के नीचे से पैसे निकालता है। रात के टाइम की बात है, पैसे निकाल के जो है स्टेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचता है लेकिन वो ट्रेन को जो है नहीं पकड़ता है, वो जो है ट्रेन को मिस कर देता है और फिर वो जाके जो है क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। उसको जो होता है बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है, तो वो वापस आ जाता है फिर से अब बारिश भी हो गई होती है उसी बीच में, तो वो जो गीले नोटों की गड्डी होती है उसको वापस से वो मैट्रेस के नीचे डाल देता है, रख देता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो अनिल होता है वो उन्हीं पैसों में से जो है 50 रुपीज़ का नोट हमारे हरी सिंह को देता है कि अब मैं तुम्हें जो है तुम्हारा रोज़ की सैलरी दिया करूँगा। अब जो नरेटर होता है कि उसको लगने लग जो नरेटर कह रही जो हमारा चोर है जो हरी सिंह है उसको पता होता है कि अनिल को जो है पता है, लेकिन उसने उसकी चोरी के बारे में अनिल को पता है बट उसने उसको कुछ नहीं कहा। अनिल्स काइंडनेस मेक्स हिम स्माइल, फील्स ग्रेटफुल टू हिज मास्टर। क्योंकि अनिल जो होता है बहुत ज़्यादा काइंड होता है, ही इज़ अ काइंड पर्सन, वो सिर्फ स्माइल करता है, तो जो हमारा चोर होता है जो हमारा हरी सिंह होता है वो भी जो है स्माइल करने लगता है, उसके लिए वो ग्रेटफुल महसूस करने लगता है। और अब जो हमारा हरी सिंह है वो बिल्कुल चेंज हो गया है सिर्फ हमारे अनिल की वजह से। सो ये था हमारा चैप्टर सेकंड, दैट इज़ थीफ स्टोरी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है द मिडनाइट विजिटर, एंड इसके जो ऑथर है हमारे वो है रॉबर्ट अर्थुर। सो इसमें जो है हमारी फैट ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन होते हैं जो कि हमारे ऑजेबल नाम होता है, जिनका वो सीक्रेट एजेंट की तरह लगते नहीं है बट है सीक्रेट एजेंट वो है। फिर एक फाउलर है जो कि एक रोमांटिक राइटर है और वो हमारे ऑजेबल को देख के जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है कि कैसा सीक्रेट एजेंट है।
ऑजेबल आस्क फाउलर टू वेट फॉर अ थ्रिलिंग एक्शन। तो जो ऑजेबल होता है वो फाउलर को कहता है कि अभी तुम वेट करो, कुछ एक्शन होगा तो तुम अपने उसमें लिख लेना, अगर तुम्हें कुछ लिखना होगा, नोट डाउन करना है तो आप लिख लेना। ऑजेबल क्लोज द डोर एंड स्विच ऑन द लाइट। अब क्योंकि बात करते करते होटल के रूम तक आ रहे होते हैं, तो जैसे वो अपने रूम में पहुंचता है वो लाइट ओपन करता है, स्विच ऑन करता है लाइट को, तो उसको दिखता है सामने मैक्स, जिसके हाथ में होती है पिस्टल। मैक्स जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है और वो आया था जिससे कि जो ऑजेबल के पास एक मिसाइल रिपोर्ट आने वाली थी वो उसको हथिया सके। सो ऑजेबल जो है वो चेयर पर बैठ जाता है। रिमार्क दैट इट वॉज फॉर द सेकेंड टाइम इन दैट समबडी हैड एंटर्ड हिज रूम थ्रू बालकनी ऑफ द नेक्स्ट अपार्टमेंट। और वो कहता है कि ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है कि कोई दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी के थ्रू जो है मेरे रूम में आया है। मैक्स सेड ही केम बाय यूजिंग अ पास की टू हिज रूम। जो मैक्स होता है वो कहता है कि वो उसके रूम में एक पास की के थ्रू आया है। फिर तभी जो है दरवाजे पर नॉकिंग होती है, यानी कि दरवाजे कोई ठक ठक आता है। देन ऑजेबल कहता है कि वो पुलिस है, उसने जो है अपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही पुलिस को तैयार रख रखा था। तो जो हमारा मैक्स होता है वो पैनिक हो जाता है, और जैसा कि हमारे ऑजेबल ने उसको कहा होगा कि उनके नेक्स्ट अपार्टमेंट में बालकनी है, सो वो जो है बालकनी समझ के और विंडो से नीचे कूद जाता है ताकि वो बालकनी में एंटर करे। लेकिन वहाँ पे कोई बालकनी नहीं होती है। अब जो डोर होता है जब उसको खोलते हैं तो वहाँ पे कोई पुलिस नहीं होता है, वहाँ पे एक वेटर होता है जो कि एक बॉटल और 2 ग्लासेस के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा। ऑजेबल टोल्ड फाउलर देयर वॉज नो पुलिस। ऑजेबल जो होता है फिर वो जो राइटर उसके साथ घूम रहा होता है, जिसके साथ वो बात कर रहा होता है, तो उसको बताता है कि कोई पुलिस नहीं है। अब फाउलर जो होता है उसका एक डाउट होता है, ऑजेबल को कहता है कि क्या हो गया, तो अब ये वेटर चला जाएगा तो मैक्स तो फिर से आ जाएगा बालकनी से। तो ऑजेबल जो है वो कहता है कि उस फाउलर को कहता है कि अब जो मैक्स है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो मैक्स है वो मर चुका है, क्योंकि वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी। तो वो जब विंडो से नीचे कूदेगा तो सीधा आके धरती पे गिरेगा ना, ज़मीन पे गिरेगा। सो जब वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं तो उसकी तो डेथ होनी ही थी। सो ये था हमारा 3rd चैप्टर, दैट वॉज द मिडनाइट विजिटर। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं विक्टर कैनिंग। इसमें जो है हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हॉरेस डनबाई। अब उनका जो अच्छा खासा चाबियों का बिजनेस है, बट वो जो है चोरी भी करते हैं, साल में एक बार वो चोरी करते हैं। वो सबके सामने तो एक गुड सिटीज़न है जो कि 50 ईयर्स के हैं, मतलब उनकी 50 साल की उम्र है, और सबके सामने वो अच्छे सिटीज़न है। और समर में जो है उनको हे फीवर नाम की जो है बीमारी, गर्मियों में जो है उनकी हे फीवर के नाम की बीमारी जो है वो होती है। वो जो हैं, मैंने अभी बताया कि उनका तालू चाबी का बिज़नेस होता है, और उनको जो है महंगी महंगी बुक्स जो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इसीलिए बुक्स को ख़रीदने के लिए वो साल में एक बार चोरी करता है। स्टडीड द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज केयरफुली। फिर उसको एक बार पता चलता है कि एक शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम का हाउस है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम की जगह पर एक घर है, तो वो वहाँ पर चोरी करे, उसके बारे में पूरा का पूरा प्लान तैयार करता है। अब उसको पता होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स है उस हाउस के वो लंदन में है, और जो सर्वेंट्स हैं वो कहीं बाहर जाने वाले हैं। कहाँ गए थे वो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो वो क्या करता है, वो ग्लव्स पहनता है, वो बिल्डिंग में एंटर करता है। फिर तभी वहाँ पे जो है फ्लावर्स, अब उसको फ्लावर से जो एलर्जी होती है हे फीवर नाम की, सो जैसे वो उनके पास जाता है तो उसको जो है छींक आ जाती है, ही स्नीजेस। देन जब वो छींकता है तो उसके बाद एक लेडी की वॉइस आती है, पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है, व्हाट इज़ इट, द लेडी इन द रेड ड्रेस। एक लेडी थी रेड ड्रेस में। सो वो कहती है कि ये क्या है, तो डेनबाई जो हमारे हॉरेस डेनबाई वो कहता है हे फीवर। तो लेडी जो है वो इस बात का दावा करती है कि वो हाउस ही ओनर है, वो हाउस ओनर है, कि वो घर जो है घर की मालकिन है, वो घर की मालकिन है। सेड शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी अ बर्गलर। और वो कहती है कि मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा था कि हमारे घर में एक चोर भी आ सकता है। अब जो हॉरेस डेनबाई है उसको सच में लगने लगा कि हाउस ओनर है, तो उसका जो है ठीक है वो उसको फेस करता है। द लेडी सेड शी वुड कॉल द पुलिस। जो लेडी है वो उसको कहती है कि मैं अब पुलिस को बुला दूंगी। सो जो हमारे हॉरेस डेनबाई होते हैं वो उसको मना करते हैं कि प्लीज़ मत बुलाओ, आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। सो जो हमारी लेडी होती है वो कहती है ठीक है, तो तुम्हारा ताली चाबी का बिजनेस है, और ऊपर से तो तुम्हें ताले चाबी तोड़ने तो आती होंगी क्योंकि तुम तो एक चोर हो। तो वो कहता है हाँ मुझे आते हैं। तो उसको कहती है कि मैं जो है इसका कोड भूल गई हूँ, और तुम मेरे को किसी पार्टी में जाना है, तो मेरे जो जितनी भी ज्वेलरी है वो सब की सब इसमें है, तो तुम इसको ताले को जो है अनलॉक कर दो। तो वो जो है
अनलॉक कर देता है सेफ को, और जो भी ज्वेल्स होती है वो उसको दे देता है कि वो अपनी पार्टी में जाए और उसको अटेंड करे। अब जो हमारा हॉरेस डेनबाय होता है वो गहनों की चोरी के इल्ज़ाम में, ज्वेल रॉबरी के इल्ज़ाम में जो है कुछ दिन बाद अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको बाद में ये पता चलता है कि जो लेडी उसको मिली थी वहाँ पे वो ओनर तो थी ही नहीं, क्योंकि जो ओनर है वहाँ की वो तो एक मतलब वो थोड़ी एज्ड है, और जबकि जिस औरत से वो मिला था, जिस लेडी से मिला था, वो तो रेड ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी और जवान थी, लेकिन जो असली में जो रियल ओनर थी हाउस की वो जो है थोड़ी एज थी। तो फिर जब वो जेल में चले जाता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो चोर है, लेकिन उसको अच्छे से वो चोर भी अच्छे से नहीं बन पाया। उसको ये पता ही नहीं है कि जिससे वो मिला वो असली ओनर नहीं थी, और वो ये कंक्लूड करता है कि ट्रस्ट जो है आजकल किसी पे करना बेकार है। सो ये था हमारा चैप्टर 4 जो कि है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर 5 की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके हमारे ऑथर हैं H.G. वेल्स। सबसे पहले इसमें हमारे एक व्यक्ति हैं ग्रिफिन, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ही बुरे साइंटिस्ट होते हैं, जो कि अपनी खोज का अपने जो भी उन्होंने खोज की होती है उसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो है एक ड्रग बनाया होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है इनविजिबल कैसे बन सकता है। तो फिर वो जितना भी उनके पास जो ड्रग होता है वो उसको पूरा का पूरा जो है पी जाते हैं और वो इनविजिबल हो जाते हैं। फिर एक बार दो बॉय जो थे लंदन स्ट्रीट पे खड़े होते हैं, तो तभी जो है उनको फ्रेश मडी प्रिंट्स देखने को मिले, पैरों के निशान देखने मिले जो कि फ्रेश थे बिल्कुल, और वो बेयर फीट थे, यानी बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के निशान थे। फिर उसको जो है बाद में और ज़्यादा फुटप्रिंट देखने को मिल गए स्ट्रीट पे, मतलब वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अब एक बार क्या होता है, वहाँ का जो हमारे ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड होता है, तो उसको ग्रिफिन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो ग्रिफिन को अपने घर से निकालना चाहता है। तो ग्रिफिन जो है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे को अपने घर से निकालेगा, तो मैं अभी इसको बताता हूँ, अच्छा बच्चों मेरे को निकालेगा तू। तो फिर ग्रिफिन जो है वो उसके घर में आग लगा देता है। उसको इनविजिबल होने के लिए जितने भी उसके कपड़े होते हैं वो उसको निकालने पड़ते हैं, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाए। अब जो ग्रिफिन था सर्दियों का टाइम चल रहा था, तो वो लंदन स्ट्रीट में बिना कपड़ों के घूम रहा था, तो उसको ठंड तो लगेगी ही लगेगी। देन वो एक बड़े से लंदन स्टोर में जो है घुस जाता है, एंटर करता है, एंड अपने आप जो है वहाँ से उठा के कोई भी कपड़े पहन लेता है, और वो वहाँ पे वो मीट और कॉफ़ी भी लेता है वैसे, और फिर वो सो जाता है, हमारी रजाई जो होती है हमारी उसमें सो जाता है। फिर अगले दिन जब उस स्टोर के मालिक के जो असिस्टेंट होते हैं वो आते हैं, तो उसने कपड़े पहने होते हैं, तो फिर वो उसको देख लेते हैं और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी वो अपने कपड़े फिर से निकाल देता है, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाए और वहाँ से भाग जाए। देन जो ग्रिफिन है वो फिर से एक नई शॉप में जाता है, और वहाँ से जो है वो बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज ये सब जो है चोरी करता है, उनको लगा लेता है। फिर वो आइपिंग के लिए एक ट्रेन को जो है पकड़ता है, आइपिंग एक जगह का नाम है। देन इन आइपिंग हायर्ड अ रूम। अब आइपिंग में एक इन में जो है वो धर्मशाला में जो है एक रूम जो है बुक कर देता है, और वो कहता है कि उसको जो है बिल्कुल अकेला रहना है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वहाँ पे जाके जो ग्रिफिन होता है वो एक क्लर्जी मैन के घर पे जाके जो है चोरी करता है इनविजिबल होके। फिर जो हमारे मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड होते हैं वो देखते हैं कि ग्रिफिन अपने रूम में नहीं है। जो हैट वगैरह वो जो लगाता है, जो उसने चोरी कर दी थी, बैंडेजेस, फॉल्स नोज वगैरह, वो सब जो है उसके बेड पर ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और बाकी की जो चीज़ें थी, जो फर्नीचर था, तो वो जो है जैसे अपने आप से ही उनके ऊपर अटैक कर रहा है, अपने आप उठ के वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर बहुत जल्दी सबको पता चल गया था कि जो ग्रिफिन है उसका क्लर्जी मैन्स के घर में चोरी होना और फिर वो फर्नीचर का अटैक होना उससे कुछ रिलेशन है। तो जो ग्रिफिन से जो है पूछताछ की जाती है मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के द्वारा कि ये सब क्या हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, अपने क्लोथ्स उतार देता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है। जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, जो मिस्टर जेफर्स वहाँ के कांस्टेबल होते हैं, तो वो भी उसको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट वो इनविजिबल होता है तो किसी के भी हाथ में नहीं आता है और वो नहीं पकड़ पाते हैं उस साइंटिस्ट को जिसका नाम था हमारे ग्रिफिन। सो ये था हमारा चैप्टर 5 जो कि था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसके ऑथर हैं हमारे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन।
सो स्टार्ट करते हैं। रिचार्ड एच ईब्राइट आर्टिकल एट 22 ऑन हाउ सेल्स वर्क। जो हमारे रिचार्ड एच ईब्राइट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा होता है जो कि था कि सेल्स कैसे काम करते हैं। वो अपने पेरेंट्स का एक अकेला बच्चा था और उसकी मदर जो थी उसके फादर की डेथ के बाद उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करती थी। तो जो हमारे रिचार्ड थे उनका बटरफ्लाइज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, डीप इंटरेस्ट था हम कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे वो हमारी बटरफ्लाइज में। Raised a stock of butterflies, studied the development from egg to the adult butterfly state। फिर वो जो है बटरफ्लाइज को जो है उन्होंने देखा, उनको ऑब्जर्व किया कि कैसे वो एग से जो है एक एडल्ट बटरफ्लाई जो है कैसे बनते हो, पूरा का पूरा जितनी भी स्टेजेस आती हैं बीच में उन सबको ऑब्जर्व किया। लॉस्ट इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, नो फीडबैक। फिर उनका जो है बटरफ्लाई से इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है और कोई फीडबैक देखने को नहीं मिलता है। देन वो फिर से इंसेक्ट्स पे वर्क करते हैं। उन्होंने डॉक्टर यूर्क्यूहार्ट जो कि एक साइंटिस्ट थे उनसे कंसल्ट भी किया। ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। और उन्होंने जो है एक वायरल डिसीज़ के बारे में जानने का सोचा है जो कि जिसकी वजह से जितने भी हमारे मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। रिज्यूम्ड वर्क फाउंड अ बर्ड स्टार्लिंग ईट्स नथिंग बट मोनार्क बटरफ्लाइज। फिर जो अपना वर्क फिर से रिज्यूम करते हैं। फिर उनको जो एक बर्ड दिखती है जो कि कुछ नहीं खाती बट मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है। सो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इस सब को जो है वो करते हैं और ही वन दी फर्स्ट प्राइज़। उनको फर्स्ट प्राइज़ इनाम के तौर पर मिलता है। डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। फिर एक ऐसे इंसेक्ट का हार्मोन जो है डिस्कवर करते जो कि बिल्कुल अनजान था, अननोन था। लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और इसी को हम जो है उनकी लाइफ ऑफ सेल्स, इसकी न्यू थ्योरी जो है इसी का पार्ट होती है। फाउंड दैट स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा प्रोड्यूस हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई। यानी कि जो हमारे मोनार्क प्यूपा जो होता है हमारा, उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं उनकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जो कि किसी भी बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए भी उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। वॉज एबल टू ग्रो सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर। यानी कि किसी भी मोनार्क के विंग्स की हेल्प से जो है सेल्स ग्रो कर सकते थे। शोड हाउ उन्होंने ये भी शो किया कि सेल जो है किस तरह से डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर कैसे वो नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। लेटर वर्कड ऑन द हार्मोन थ्योरी। उन्होंने बाद में जो है हार्मोन थ्योरी पे भी काम किया और उन्होंने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई किया। देन उन्होंने डीएनए पर भी रिसर्च की। उन्हें ही गॉट द आइडिया ऑफ सेल लाइफ। उन्हें सेल लाइफ का भी एक आइडिया मिला। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, की जो सेल है वो अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को कैसे रीड कर सकता है। मतलब उन्होंने जो है काफ़ी सारी अचीवमेंट्स कर ली थी। जो भी अचीवमेंट करते थे उसी के लिए उनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिल जाता था। ईब्राइट्स टीचर प्रेज हिम फॉर डूइंग द बेस्ट जॉब फॉर इट्स ओन सेक। जो ईब्राइट के जो टीचर होते हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन ईब्राइट्स ग्रेट क्वालिटीज़। जो उनके अंदर काम करने का जुनून था, जो उनकी सोच थी, जो उनका दिमाग था, जो उनकी क्यूरियोसिटी और जीतने का जो उनकी इच्छा थी, जो जुनून था, उनकी वजह से वो बन गए एक अच्छे पर्सन कह सकते हैं हम, या फिर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट तो चैप्टर का नाम है ही। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है दी नेकलेस। एंड इसके जो हमारे राइटर हो गए वो हैं गाय डे मॉपसेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी एक लेडी है जिनका नाम है मटिल्डा लॉइसेल, जो कि प्रिटी मैरिड वुमेन है, शादीशुदा वुमेन है। एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनको जो है गरीब क्लर्क के साथ ही शादी करनी पड़ती है। लेकिन वो गरीब होने के बावजूद एक लग्जूरियस लाइफ जो है जीना चाहती है। एंड वो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई होती हैं, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती हैं। मटिल्डा's हस्बैंड केम विद एन इन्विटेशन एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब मटिल्डा का जो हस्बैंड होता है वो एक इन्विटेशन के साथ आता है। वो उसको आके बताता है कि उनको इन्विटेशन आया है मिनिस्टर रेजिडेंस की तरफ से। सरप्राइज एट हिज वाइफ कोल्ड रिस्पॉन्स। उसकी वाइफ जो होती है किसी भी तरह का उछल कूद नहीं बचाते, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता, तो वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसके रिस्पॉन्स को देखकर। मटिल्डा कहती है कि मैं इसलिए उछल कूद नहीं करी क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। तो जो हमारे मटिल्डा के हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं ठीक है। तो वो उसके लिए 400 फ्रैंक्स क्या वहाँ की करेंसी है,
तो इतने पैसों के वो उसके लिए, मटिल्डा के लिए एक नई ड्रेस लेकर आ जाते हैं। तो अब जो मटिल्डा होती है उसको ये होता है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है मैचिंग की, तो जो मटिल्डा होती है वो अपनी एक रिच फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम है मैम फॉरेस्ट्रियर, एंड उससे एक डायमंड का नेकलेस जो है उधार ले लेती है, बोरो कर लेती है। देन मटिल्डा जो है पार्टी में जाती है, उसने नई ड्रेस पहनी होती है, डायमंड नेकलेस पहने होते हैं, और मटिल्डा जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। मिनिस्टर से भी इसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलती है कि कितनी वैसी सुंदर है, ऊपर से इसकी ड्रेस देखो कितनी नई नई सी, डायमंड का नेकलेस है इसके पास। वो डांस करती है और आधी रात तक पूरा इंजॉय करती है। फिर जैसे वो घर आती है उसको पता चलता है कि जो उसके पास डायमंड का नेकलेस था जो कि उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया हुआ था वो तो गायब है ही नहीं वो उसके गले में। दी कपल बिकेम पैनिकली फ्यूटाइल सच, उन्होंने जो दोनों कपल था यानी मटिल्डा उसका हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उसको जो है इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब उनकी फ्रेंड को जो है वापस तो करना ही था, तो इसीलिए वो एक सिमिलर नेकलेस जो है वो ख़रीदते हैं। नीडेड 36,000। अब उनको जो है वो ख़रीदने के लिए 36,000 फ्रैंक्स चाहिए होते, क्योंकि वो डायमंड का होता है तो इतने पैसों का तो वो आएगा ही। तो 18,000 फ्रैंक्स विद मिस्टर लॉयजल, द रेस्ट ऑफ द मनी बोरोड एट इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारे 18,000 फ्रैंक्स थे वो उनका तो हो गया था, लेकिन बाकी का जो मनी था वो सब इंटरेस्ट पे, यानी कि उनको लोन लेना पड़ा। देन अब जो है उन्हें पहले से भी बहुत बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी, दरिद्रता वाली ज़िंदगी उनको जीनी पड़ रही थी। वो एक चीप से लॉजिंग में जाकर रहने लगे। जो मटिल्डा थी उसको सारा घर का काम करना पड़ता था। जो मिस्टर लॉयजल थे यानी कि जो उसके पति थे वो दिन रात काम करते थे, और 10 साल तक उन्होंने जो है एक कंजूसी भरी ज़िंदगी कह सकते हैं वो जी। उन्होंने अपने सारे लोन्स चुकाए। फिर मटिल्डा जो थी अब ज़्यादा सुंदर नहीं लगती थी, वो एक बिल्कुल वर्किंग वुमेन की तरह लगती थी, गरीब बेचारी सी वर्किंग वुमेन है। फिर उनको जो एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, वो क्या थी कि जो मटिल्डा थी वो अपने दोस्त से मिलती है और उसको ये पूरी स्टोरी बताती है। और जो हम उनकी फ्रेंड होती है एम फ्रॉस्टियर, जो मटिल्डा की फ्रेंड होती है, वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इस बारे में कि उनको लग रहा था कि डायमंड का है, जबकि जो नेकलेस था जो उन्होंने खो दिया है वो तो एक झूठा नेकलेस था, वो कोई डायमंड वायमंड का नेकलेस नहीं था, वो बिल्कुल एक फॉल्स नेकलेस था। सो ये थी हमारी दी नेकलेस वाली स्टोरी। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी दी हैक ड्राइवर, जिसके हमारे ऑथर है सिंक्लेयर लेविस। द नरेटर अ यंग लॉयर वर्क एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ लॉ फर्म, यानी कि जो हमारे नरेटर है वो एक लॉयर है और उन्होंने एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे काम किया है। वन डे सेंट टू न्यू मुलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस, यानी कि फिर उन्हें जो है एक नए मिशन के लिए भेजा जाता है, उन्हें जो है समन्स को सर्व करना था। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं एंड हैप्पी टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड सिटी लाइफ, और वो एक क्राउडेड सिटी लाइफ का मतलब एक भीड़ भाड़ वाली जगह से जो है कहीं और जाने में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सॉट द हेल्प ऑफ अ डिलीवरी मैन टू फाइंड लटकिंस, फिर उसको जो है एक मैन मिलता है, एक आदमी मिलता है जो कि ओलिवर लटकिंस जिसको उन्हें पकड़ना था उसको ढूंढने में हेल्प करता है, उसको जो है सर्व करने में हेल्प करता है। द डिलीवरी मैन एग्रीड टू हेल्प हिम फाउंड आउट लटकिंस न्यू ऑल हिज हाइड आउट्स, जो डिलीवरी मैन होता है वो उसकी हेल्प करता है कि जिससे कि वो लटकिंस को जो है ढूंढ सके। ब्रॉट अ हैक कार्ड फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय, फिर उसके पास जो घर होता है वहाँ से वो हैक कार्ड लेकर आते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, लटकिंस को ढूंढ सके इधर उधर जाकर। अब जो हमारे नैरेटर होते हैं वो उस हैक ड्राइवर को बताते हैं कि वो यहाँ पर एक लटकिन नाम के व्यक्ति को ढूंढने आए हैं, और जो हमारे नैरेटर होते हैं वो उसको कहते हैं कि उसको जो हमारा हैक ड्राइवर है उसको 1 घंटा गाड़ी चलाने पर $2 मिलेंगे, किराया, फेयर लिखा है ना, किराया कह रहे हैं इसको। ये ड्राइवर, अब जो हमारा हैक ड्राइवर है वो उसको अपने आप का जो नाम है वो कहता है कि उसका नाम बिल है, और जो हमारे हैक ड्राइवर है वो हमारे नैरेटर को बहुत ज़्यादा जगहों पर लेके जाता है जिससे कि वो लटकिन को ढूंढ सके। लटकिन वॉज सेड टू बी अ गस्ट स्टाफ देन एट ग्रेस सीम टू गिव अ मिस ईच टाइम दे नियर्ड हिम, यानी कि जब भी वो उसके पास पहुंचने वाले होते हैं तभी हर बार वो मिस हो जाते हैं, जब भी इनको कुछ पता चलता है तो वो बाद में जाके फेल हो जाता है। फिर लंच करने के बाद वो अपनी जर्नी को फिर से रिज्यूम करते हैं जिससे कि वो लटकिन्स को
ढूंढ सके। फिर वो लटकिन के घर पे पहुंच जाता है। जो लटकिन की मदर होती है वो एक आयरन रॉड के साथ आती है उनका स्वागत करने के लिए, एंड वो उन पर अटैक कर देती है। स्वागत देखो कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है आयरन रॉड के साथ। देन जो हमारे नरेटर होते हैं अब वो लटकिन को ढूंढने में जो है फेल हो जाते हैं और वापस से खाली हाथ लौट चले आते हैं। तो जो उनका बॉस होता है या लॉ ऑफिसर होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो नरेटर को कहते हैं कि वो फिर से जाए, उसको ढूंढे और तब आए। एंड नरेटर एंड हिज कंपेनियन रीच न्यू मिलियन। अब जो नरेटर था उसको उसके साथ एक और को भी भेजा था उसके एंग्री बॉस ने कि तुम भी जाओ के साथ, तुम ही कुछ हेल्प कर दो, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो उसके साथ पहुंचते हैं। नरेटर अब जो नरेटर था वो उसको बिल दिखता है तो वो अपने कंपेनियन को बताते हैं कि ये देखो इसने मेरी हेल्प की थी पिछली बार। तो उसका कंपेनियन जो होता है वो कहता है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि अरे बेवकूफ़ बंदे, वो जो तुझे बिल जिसे तू समझ रहा है ना, जो जिसे तू अपना हेल्पर समझ रहा है वही तो है लटकिन। तो वो उसके पीछे भागते हैं, लेकिन लटकिन्स एंड हिज मदर कंटिन्यू टू लाफ एट दी नरेटर। जो लटकिन और उसकी मदर होती है वो नरेटर पर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है कि क्या व्यक्ति है ये, क्या है, मतलब इसको इसके साथ ही था लटकिन और उसी को वो ढूंढ रहा है। मतलब क्या एक कहावत होती है ना, पता नहीं क्या होती है, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा, उस तरह की बात कर दी उन्होंने कि मतलब उसी के साथ घूम रहे हैं और उसी को ढूंढ रहे हैं, हद है। सो ये था हमारा 8th चैप्टर। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है भोली, जिसके हमारे ऑथर हैं K.A. अब्बास। सिंस चाइल्डहुड सुलेखा केम टू बी नॉन एज भोली। अब जो हमारी ये भोली है इसका असली नाम सुलेखा होता है, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी सादी सी होती है तो उसको सब भोली ही कहते हैं। ये अपने पापा की, जिनका नाम होता है रामलाल, जो कि एक गांव में नंबरदार होते हैं, उनकी चौथी बेटी होती है, 4th डॉटर होती है। अब उन जो हमारी भोली है वो उसके भोली नाम होने का एक कारण ये भी है कि उसके ब्रेन का जो कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, क्योंकि वो एक बार चारपाई से जो है गिर गई थी। फेस डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स स्टैमर्ड। अब वो जो है उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे और वो बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा स्टैमर करती थी, हकलाती थी। नॉट अब वो जो थी अपनी बहनों की तरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसकी बहनें जो थी उनकी शादी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो गई थी, बट जो हमारी भोली थी उसको सब रिजेक्ट कर देते थे। अब फिर गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल ओपन होता है, तो रामलाल जो है, जो उसके पापा हैं, वो भोली को स्कूल लेकर जाते हैं, जबकि जो भोली की माँ थी वो उसको स्कूल भेजना नहीं चाहती थी। तो जो भोली थी उसको अपनी जो क्लासरूम थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि वो पहली बार स्कूल गई थी। जो टीचर थी उसको जो है आराम से और अच्छे से बोलने के लिए हेल्प करती थी। उसको स्टैमर होने से जो है काफ़ी ज़्यादा रोकती थी, उसको टोकती थी कि वो स्टैमर ना करे और वो भी अच्छे से बोल पाए, उसकी हेल्प करती थी टू नॉट टू स्टैमर। फिर उसको जो है अपना इंटरेस्ट पिक्चर्स में दिखने लगा कि उसका इंटरेस्ट जो है पिक्चर्स में, तो वो उसको एक पिक्चर बुक देते हैं। गॉट कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ बिगन टू। अब जो हमारी भोली है उसको अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एंड वो लिखना पढ़ना शुरू कर देती है। देन कुछ साल जो है पास होते हैं, जब भोली की शादी हो जाती है एक बिशाम्बर नाम के व्यक्ति से, जो कि 45 या फिर 50 साल का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है। और वो बारात के साथ आता है उसको लेने के लिए। शादी में बारात आती है ना वैसी, तो बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़ों के साथ आता है उसको लेने के लिए। तो बिशाम्बर जो है वो जब देखता है कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो फिर वो कहता है मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है, और अगर वो करेगा तो उसको जो है 5000 दहेज के तौर पर चाहिए। डाउरी मांगी उसने, यानी दहेज मांगा। यानी कि उसकी ये शर्त थी कि अगर उसको 5000 रुपीज़ मिलेंगे, इफ़ ही गॉट 5000 रुपीज़ देन ही विल मैरी भोली, अदरवाइज नॉट। तो जो भोली है वो पिशाम्बर से शादी करने के लिए मना कर देती, क्योंकि वो एक लालची, एक ग्रीडी इंसान है। तो जो हमारी भोली है वो कहती है कि वो शादी नहीं करेगी और वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेगी कि उसको शादी करनी नहीं है। वो सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करेगी, अपने माता पिता की सेवा करेगी। जो बारात है वो अपने घर से लौट जाती है, अपने घर वापस चल जाती है। सुलेखा नो लॉन्गर भोली अश्योर्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड सर्व देम वेल। जो सुलेखा थी, अब हम उसको भोली नहीं कह सकती, क्योंकि वो इस बात की श्योरिटी देती है कि वो अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और वो जो है जहाँ पे उसने एजुकेशन ली थी उसी स्कूल में एक टीचर बन जाती है। हर टीचर लुक्ड एट हर एज एन आर्टिस्ट लुक्स एट हिज मास्टर पीसेज।
जो उसकी टीचर है वो उसको एक आर्टिस्ट के रूप में देखने लग जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीचर है। एंड अगर आपको इन चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर को, दैट इज़ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसके हमारे राइटर हैं क्लेयर बॉयको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कैसे है, इसको जो है जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, म्यूज़ियम की बात है कि हिस्टोरियंस जो हैं वहाँ के, तो वो जो हैं एक प्ले दिखाते, प्रोजेक्ट करते हैं उसको एक स्क्रीन पे, एंड उनको जितने भी वहाँ पे लोग आए होते हैं, जितने भी ऑडियंस होते हैं, उनको वो जो भी उनके पास आइटम है, जो भी उनके पास वीडियो है, हम एक तरह से कह सकते हैं, तो वो जो है उसको प्रोजेक्ट करते हैं एक स्क्रीन पर, और वो बताते हैं कि कैसे एक बार एक बुक ने जो है हमें मार्टियंस के अटैक से बचाया है। सो वो शुरू करते हैं। तो हमें जो है एक आदमी जो है एक बॉक्स पर बैठा हुआ दिखता है, जो कि है थिंक टैंक जिसका नाम है, एंड उसका जो हेड है वो एग शेप्ड है, कुछ अंडे के आकार का उसका जो है सर है। फिर एक नूडल नाम का जो व्यक्ति है वो भी उसके साइड में खड़ा होता है। देन उसके बाद जो है स्क्रीन पर मार्स स्पेस कंट्रोल को भी दिखाया जाता है। थिंक टैंक टेल्स नूडल ऑफ कॉन्क्वेरिंग अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। फिर जो थिंक टैंक होता है वो सबका बॉस होता है, वो नूडल को कहता है कि आज उन्हें एक अर्थ प्लैनेट पे अटैक करना, जो कि है अर्थ। देन फिर वो एक मिरर नाम का व्यक्ति भी होता है, उससे भी बात करता है, एंड कि और वो उससे पूछता है कि दैट हु इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल बीइंग। तो वो इसके जवाब में कहता है कि वो खुद ही एक इंटेलेक्चुअल बीइंग है। तो थिंक टैंक प्लीज आस्क नूडल टू कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब सिंस दे मस्ट अटैक द अर्थ बिफोर लंच। तो जो हमारे थिंक टैंक होते हैं नूडल को कहते हैं कि उन्हें लंच से पहले पहले अर्थ पर अटैक करना है। अब जो नेक्स्ट सीन है, सीन 2 जो था प्रोजेक्ट किया गया था, जो कि द सीन सेट इन मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल पर जो था उसको सेट किया गया था। एक लाइब्रेरी का सीन है, दैट वाज सेंट्रलवेल पब्लिक लाइब्रेरी। कैप्टन ओमेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैटलॉग ड्रॉर्स एल्टीलोटा काउंटिंग बुक्स। अब जो हमारे कैप्टन ओमेगा है वो ड्रॉर्स को ओपन करते हैं एंड वहाँ पे बुक्स को देखते हैं। वो बुक्स को खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, उसको शेक करके देखते हैं। और जो हमारे कैप्टन ओमेगा होते हैं वो नूडल को बताते हैं कि वो थिंक टैंक को इन्फॉर्म कर दे कि वो अब अर्थ पे लैंड कर चुके हैं। तो जो हमारे एल्टीलोटा होते हैं वो कैप्टन ओमेगा को बताते हैं कि उनके पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करके रखें, उनको पेक्यूलियर आइटम्स कहते हैं, जबकि वो हमारी बुक्स होती हैं। और वो जितने भी लोग होते हैं वो बुक्स के बारे में कुछ अजीब अजीब से ओपिनियंस देने लग जाते हैं। थिंक टैंक ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट दिस पेक्यूलियर थिंग्स सेज दे आर। अब जो थिंक टैंक होता है वो पूछता है कि वो क्या चीज़ है, तो उसको जवाब मिलता है कि ये सैंडविचेज़ है। वो बुक्स को सैंडविचेज़ कहते हैं। वो बुक्स की जो कवर होते हैं उनको देखते हैं और उनको कहते हैं कि ये ब्रेड की तरह है, कि ब्रेड है ऊपर नीचे, कवर को ब्रेड कहते हैं, एंड बीच में जो है फिलिंग्स हैं, यानी कि कुछ जैसे हम सैंडविच में सामान भरते हैं टमाटर वगैरह, उस तरह का ही कुछ उन्होंने जो है इसको अज्यूम किया। हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर एंड रेफिकुलेंटली बाइट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द बुक। फिर जो हमारे एक व्यक्ति हैं SGT ऊप जिनका नाम है, वो बुक को जो है बाइट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो सैंडविच है ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। अब क्योंकि उन्हें बुक्स के बारे में कुछ पता नहीं था तो इसलिए वो अपने अपने अंदाजे लगाए जा रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि अर्थलिंग्स जो है यानी अर्थ पर रहने वाले लोग जो हैं इसको कैसे खाते होंगे, मतलब बुक्स को सोच रहे हैं सैंडविच है तो इस सैंडविच को कैसे खाते होंगे बिना पानी के। नूडल्स इंफॉर्मेशन सैंडविचेस यूज एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। या अब जो नूडल है वो उनको बताता है कि अब उसको नहीं पता है कि बुक्स है, वो सिर्फ कहता है कि जो सैंडविच है ना वो उनको खाते नहीं हैं, वो उनको जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब बातचीत वगैरह की मैसेज पहुंचाना है इस तरीके से। तो थिंक टैंक जो है वो हमारे ओमेगा से पूछता है कि ओमेगा से कहता है कि वो जो बुक्स हैं उनको पढ़े। थिंक टैंक सेज अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन द मार्टिन्स। जो हमारा थिंक टैंक होता है वो कहते हैं कि अर्थलिंग्स यानी कि जो हमारे अर्थ पर रहने वाले लोग हैं उनके ज़्यादा तेज़ कान है इन कंपेरिजन ऑफ हमारे मार्टियंस। देन जो हमारा ओमेगा होता है वो सैंडविचेस को देखता है जो कि हमारे सैंडविचेस नहीं है, जो कि हमारी बुक्स हैं।
और ओमेगा थिंक टैंक को कहता है कि जो सैंडविचेस हैं, जो हमारी बुक्स हैं, उनका कुछ कोड है, उनमें कुछ लाइन लिखी हुई है, कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई है इन सैंडविचेस में। इज़ आस्क्ड बाय थिंक टैंक टू ईट विटामिन टू डिकोड। अब जो हमारे थिंक टैंक है वो ओमेगा को कहते हैं कि तुम कुछ तरह के विटामिन लो और इनको डिकोड करो। डिकोड मतलब जितनी ये जो हमारी सैंडविचेस हैं, ये जो हमारी बुक्स हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इनको डिकोड करो, मुझे पढ़ के सुनाओ, समझो तुम और फिर मुझे समझाओ। तो जो हमारा ओमेगा, लोटा और ऊप थे, ये विटामिन ले लेते हैं किसी तरह के। एंड फिर ओमेगा जो है एक नर्सरी राइम को पढ़ता है, जो कि है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रारी। सो इसको वो पढ़ता है। फिर इसको सुनने के बाद जो हमारे थिंक टैंक होते हैं वो बिल्कुल सीरियस मोड में हो जाते हैं। और जो हमारा थिंक टैंक होता है वो सोचने लग जाता है कि जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं और कुछ कुछ तरह के एक्सप्लोसिव जो हैं बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है एंड ऑर्डर्स द इन्वेजन फ्लीट टू स्टॉप। कि और वो कहता है, ऑर्डर करता है कि वो फ़िलहाल के लिए इस इन्वेजन को, इस इन्वेड को स्टॉप कर दे, रोक दे। फिर उसको जो है दूसरी नर्सरी राइम सुनाई जाती है, जो कि हम्प्टी डम्प्टी, जो कि हम सब ने पढ़ी है। एंड जैसे ही वो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर को देखता है उस बुक में, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो सोचता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो भी उस पर अटैक करेंगे, यानी कि जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं वो भी उस पर अटैक करेंगे। तो जो हमारा थिंक टैंक है वो नूडल, जो कि एक व्यक्ति है, उसको जो है ऑर्डर करता है कि वो उसके लिए एक स्पेस कैप्सूल जो है तैयार करे और वो वापस से अपने अल्फ़ा सेंटोरी यानी कि अपनी जगह पर वापस जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा दूर। तो इसके बाद जो हमारे हिस्टोरियंस होते, जैसे इसको ये ख़त्म होती है जब हमारी ये स्टोरी, तो वो हमारे जितने भी ऑडियंस होते हैं उनको बताते हैं कि कैसे एक बुक ने हमारे अर्थ को मार्टियंस के अटैक से जो है बचा लिया। टेल्स हाउ द अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद द मार्टियंस इन 25th century, became friendly, think tank replaced by noodle, even now the martians are afraid of mother goose। यानी कि जो हमारे मार्टियंस है उनको अभी भी डर लगता है हमारी नर्सरी राइम से। नर्सरी राइम्स का कुछ ऐसा मतलब थोड़ी, वो सिर्फ बच्चों के लिए कविताएं हैं कुछ तरह की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये थे हमारी पूरी की पूरी इंग्लिश बुक जिसका नाम था हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके सभी चैप्टर्स। सो आई होप कि आपको ये सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।